गद्यांश के जो प्रश्न है ना, यदि आप मेरी बात सुन लीजिएगा, गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों में यदि आप बगैर सोचे जवाब देंगे, बगैर जैसे आपने को रटके गए ना घर से कि लास्ट में यह दिख जाए तो ये फला प्रत्यय होगा, लास्ट में ता दिख जाए तो ये प्रत्यय होगा, लास्ट में ये मैं दिख गया तो ये विभक्ति होगी, ऐसे करने पर आपके प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसलिए जब भी गद्यांश और पद्यांश के आधार पर किसी प्रश्न का समाधान करें तो वहां पर अवश्य तौर पर गद्यांश पद्यांश में उस शब्द को ढूंढें कि वो शब्द कहां पर है जो कि प्रश्न पूछा गया। आपके पास टाइम काफी रहेगा और उस शब्द को देख करके फिर आप डिसाइड करो कि इसका लिंग कौन सा है, कौन सा प्रत्यय हो सकता है। यही तो मैच खेलना है आपको। जो आपका टाइम है उस टाइम के अंदर ये मैक्सिमम उपयोग कैसे करोगे आप, उसी लिए तो ये रखा गया है। अब आप में से काफी लोगों ने इसमें त्रिच इत्यादि कर दिया जो कि गलत था, ध्यान रखना। कई लोगों ने तल भी किया है। यहां पर ऑप्शन नंबर पहला होगा सफला जाता। सफला स्त्रीलिंग का था ना, तो जाता भी स्त्रीलिंग का। यदि यहां पर त्रिच होता तो जात्री बनता। ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा प्रसंग कौन से प्रसंग में आ रहा है, इसी आधार पर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना जब भी कोई गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न आए, संधि समास प्रत्यय कोई भी प्रश्न आए, तो एक बार उस पोजीशन को अवश्य तौर पर देख लेना जहां पर वो स्थापित है, जहां पर वो रखा गया है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार प्रसंग आ सकता है। जैसे मान लो राम का ही रूप आ गया और वहां पर लिखा आ गया रामाभ्याम, रामाभ्याम इत्यत्र विभक्ति ही वर्तते। रामाभ्याम में विभक्ति कौन सी है, गद्यांश में आया। ठीक है, और वहां पे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ये ऑप्शन दे दिए। अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि रामाभ्याम में तो तृतीया भी होती है, चतुर्थी भी होती है, पंचमी भी होती है, तो कौन सा करें। आपने वहां देखा कि वहां पर लिखा हुआ था रामाभ्याम सह, तो फिर आपको लॉजिक काम लेना होगा कि सह के साथ में तो कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो यद्यपि यहां पे चतुर्थी पंचमी में रूप बन रहा था, लेकिन यहां पर जो प्रयोग किया गया वो तृतीया का रूप है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना विशेष तौर पर। कई बार रीट के एग्जाम में आपने देखा होगा एक रूप आया था मही भुजो। क्या रूप आया था, मही भुजो। मही भुजो में विभक्ति कौन सी है, तो मही भुजो के आगे वहां पर आपको बहुत काम देगा। ये जो शीर्षक है ना, ये बहुत काम देगा। मही भुजो के आगे लिखा हुआ था, यदि आपने देखा हो, मही भुजो विक्रमांकस्य, तो उसी से स्पष्ट हो गया कि यहां पर विक्रमांकस्य में षष्ठी एक वचन है, तो मही भुजो में भी षष्ठी एक वचन है। अन्यथा मही भुजय रूप है ना, वो प्रथमा का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, 4 जगह बनता है। यदि मही भुज का रूप भी याद होता ना, तो भी कंफ्यूजन हो जाता कि करें कौन सी जगह का। और फिर भी कई लोगों ने ये विसर्ग समझ करके षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में विक्रमांकस्य में षष्ठी एक वचन था, तो इसमें भी षष्ठी एक वचन ही माना जाएगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न के अंदर आपको वहां पर हिंट अवश्य तौर पर देखना है जहां पर वो लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, नृपः शत्रुम देशान जयति। यह द्विकर्मक वाला प्रसंग है और द्विकर्मक वाले प्रसंग में आपको मैं कई बार बता चुका हूं